मनी स्क्वायर नॉलेज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको फॉर्म नंबर 360 किस तरीके से फिल करते हैं उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी ज़्यादातर दो ही फॉर्म काम में आएंगे, फॉर्म नंबर 300 और 360। 360 जो फॉर्म नंबर है वो फॉर्म नंबर माइनर लाइफ के लिए काम आएगा। 0 से 17 साल के लिए माइनर लाइफ के लिए काम आएगा। जो हमारा फॉर्म नंबर 300 है वो मेजर लाइफ के लिए काम आएगा, और फॉर्म नंबर 340 है वो एम्प्लॉयर स्कीम, और जिसमें प्रपोजर दूसरा हो, पैसा देने वाला कोई दूसरा हो, दूसरे की लाइफ इंश्योरेंस लिया जा रहा है, तो उसमें फॉर्म नंबर 340 आएगा। जैसे कोई हाउसवाइफ है और उसका हस्बैंड उसके लिए प्रपोज कर रहा है, पैसा हस्बैंड दे रहा है, तो उसमें 340 फॉर्म नंबर भरा जाएगा। और चाइल्ड के लिए जो मेजर नहीं है, माइनर है, 0 से 17 साल का, उसके लिए फॉर्म नंबर 360 भरा जाएगा। आइए जानते हैं कि ये 360 फॉर्म नंबर है उसको किस तरीके से फिल किया जाए। सबसे पहले हम जाएंगे टू बी फील्ड बाई एजेंट। तो यहाँ पे 1 नंबर जो DO CLI कोड, मेंटर कोड, यहाँ पे आपके डेवलपमेंट ऑफिसर या CLI का कोड नंबर लिखना है। देन एजेंसी जिस नाम से है वो एजेंसी कोड और उसका मोबाइल नंबर लिखना है। देन फॉर ऑफिस यूज ओनली, यहाँ पे आपको यदि आपने BOC निकाली है तो BOC नंबर और उसका डेट और कितने अमाउंट की BOC निकाली है वो अमाउंट आपको लिखना रहेगा। सेक्शन 1 डिटेल्स ऑफ प्रपोजर एंड लाइफ टू बी असोर्ड। पर्सनल डिटेल्स में हम आते हैं तो सबसे पहले नेम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सेकंड नेम, ये प्रपोजर का आएगा जो कि पैसा दे रहा है। देन लाइफ टू बी अश्योर्ड मतलब जिसके नाम से पॉलिसी ली जा रही है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। देन फादर्स नेम में प्रपोजर के फादर का नेम भी आएगा और लाइफ अश्योर्ड के फादर का नाम। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रपोजर के फादर का नाम मतलब जिसके नाम से पॉलिसी ली जा रही है उसके ग्रैंडफादर का नाम, देन जिसके नाम से पॉलिसी ली जा रही है उसके फादर का नाम। देन मदर नेम, दोनों की मदर का नेम। देन जेंडर में प्रपोज कौन कर रहा है उसका जेंडर, यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। देन जिसके नाम से पॉलिसी ली जा रही है उसका जेंडर क्या है उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये मेल है, इन पे क्लिक किया। नेक्स्ट स्पाउस नेम, मैरिटल स्टेटस की मैं बात करूँ तो प्रपोजर का स्टेटस क्या है, मैरिड, वो आपको लिख देना है। देन स्पाउस नेम, प्रपोजर की वाइफ का नाम। देन लाइफ अश्योर्ड में जाएंगे तो 0 से 17 साल में मैरिटल स्टेटस नॉट एप्लीकेबल, स्पाउस नेम नॉट एप्लीकेबल। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो प्रपोजर का डेट ऑफ बर्थ, देन लाइफ अश्योर्ड का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपने को लिखना है। कितने साल की एज हो गई है वो आपको यहाँ पे दिखाना है। देन कौन सी जगह बर्थ हुआ है, बर्थ प्लेस आपको लिखना है। बर्थ प्लेस में मिनिमम ऑफ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपको लिखना रहेगा। यदि टाउन का नाम आप लिख देते हैं तो अच्छी बात है। देन नेचर ऑफ एज प्रूफ की बात करूं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एज प्रूफ अपने को गिनना है, तो प्रपोजर का भी स्टैंडर्ड एज प्रूफ लेना है और लाइफ अश्योर्ड का भी, जिसके नाम से पॉलिसी ली जा रही है, उसका भी अपने को एज प्रूफ लेना है। एज प्रूफ की मैं बात करूं तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्किल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सारे बर्थ प्रूफ के स्टैंडर्ड बर्थ प्रूफ माने जाते हैं। तो आपको 10 नंबर कॉलम में यहाँ पे
जो भी आपका एज प्रूफ है वो लिखना है। नेशनलिटी इंडियन या फिर जो भी नेशनलिटी है या सिटीजनशिप है वो आपको लिखनी है। रिलेशनशिप, प्रपोजर और लाइफ एश्योर्ड के बीच का रिलेशनशिप आपको लिखना है। जैसे प्रपोजर एंड लाइफ एश्योर्ड, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में जो 13 नंबर कॉलम है उसमें प्रपोजर वाले में फादर एंड सन आएगा, या फिर आप दोनों में एक एक भी लिख सकते हो। ये फादर लगेगा, देन लाइफ एश्योर्ड है वो सन डॉटर जो भी है आपको लिखना रहेगा। देन यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपको लिखना रहेगा, जो कि मेलिंग एड्रेस रहेगा, कोई डाक LIC के द्वारा भेजी जाए तो यहाँ पे आपको लिखी जाएगी। देन परमानेंट एड्रेस, जहाँ पे उनका परमानेंट एड्रेस है वो आपको लिखना रहेगा। यदि अदर कंट्रीज़ का कोई एड्रेस उनका है, यदि NRI है तो आपको वो लिखना रहेगा। देन KYC में यहाँ पे प्रपोजर की बात करूँ तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आ जाएगा उनका। देन लाइफ एश्योर्ड का यदि पैन कार्ड बनवाया हुआ है तो आपको लिखना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करके जाने देना है। देन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी आपको लिखना है लिख दीजिएगा। देन ID नंबर में जो भी आपने प्रूफ ID दिया है उसका ID नंबर लिखना होगा। एक्सपायरी डेट आपको लिखनी है, यदि उसमें एक्सपायरी डेट जिस ID में दी हुई है तो। एड्रेस प्रूफ में आपने क्या दिया है उसका प्रूफ लिखना है। देन यदि प्रपोजर GST में रजिस्टर्ड है तो GST का आपको लिखना है। यदि बिजनेसमैन है तो GST नंबर उनका होगा वो आपको देना है। देन KYC की मैं बात करूँ तो सेंट्रल KYC उन्होंने किया हुआ ही है, KYC उन्होंने किया हुआ है तो आपको यस लिखना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल लिखना, नो लिख के जाने देना है। एजुकेशन डिटेल ऑफ लाइफ टू बी एश्योर्ड, जिसके नाम से पॉलिसी ली जा रही है उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड आपको लिखना है, कौन सी क्लास में, और स्कूल का रिपोर्ट कार्ड या फिर स्कूल की फ़ीस या उसका ID कार्ड उसको देना रहेगा या मार्कशीट देनी रहेगी। जिस भी स्कूल में वो पढ़ रहा है और कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है उसका आपको कंपलसरी है। ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रपोजर, मतलब जो पॉलिसी ले रहा है, जो पैसा दे रहा है उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, प्राइवेट एम्प्लॉई है या बिजनेसमैन है, ये आपको लिखना रहेगा। नेम ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, मतलब जहाँ भी वो जॉब करता है तो आपको यहाँ दिखाना रहेगा कि ये यहाँ पे जॉब करता है और उस कंपनी का नाम दिखाना रहेगा आपको। एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज़, किस टाइप की उसकी ड्यूटी है, मान लीजिए कोई मार्केटिंग में करता है, मैन्युफैक्चरिंग में करता है या बैक ऑफिस में काम करता है, वो आपको लिखना रहेगा। लेंथ ऑफ सर्विस, कितने साल से वो वहाँ पे सर्विस कर रहा है। देन एनुअल इनकम, कितना उनको ईयरली सैलरी या ईयरली पैकेज है। अदर्स में जो 5th अपना कॉलम है अदर्स का, यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हिजार्ड की ये बात किया है। ऑक्यूपेशनल हिजार्ड तो नहीं है, मतलब ऐसी कोई चीज़ जगह तो वो काम नहीं करता है जिससे उसको कोई खतरा हो, उसको कोई दिक्कत हो। देन ऑप्शन 2, ऐसा कोई चार्जेज या इन्वेस्टिगेशन तो नहीं किया गया, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में तो नहीं है, तो आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हिजार्ड में नो, देन यहाँ पे 2 नंबर में भी नो करना है। देन पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो तो आपको यस लिख के किस कारण से किया गया वो लिखना है, नहीं तो यहाँ पे नो करना है। एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस ऑफ माइनर लाइफ, एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस की मैं बात करूँ कि पहले से उससे चाइल्ड के जो माइनर के नाम से आप पॉलिसी ले रहे हैं उसके नाम से कितनी पॉलिसी ली गई है वो पॉलिसी नंबर आपको यहाँ डिस्क्राइब करना रहेगा। देन 11 नंबर पे मैं जाता हूँ सीधा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी नंबर और उसका डिस्क्रिप्शन आपको देना रहेगा। 11 नंबर पे मैं जाता हूँ, यहाँ मैं आपको बताता हूँ ABCD 4 कॉलम दिए हुए हैं। इसमें से ये बोलता है कि इसके नाम से कोई पॉलिसी पहले से ली हुई थी, क्या उसको डिक्लाइन किया है, ड्रॉप किया है, या फिर दूसरा जो B कॉलम है अपना उसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ एक्सेप्ट हुआ है, या फिर जो पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसके अलावा कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई हैं, या फिर LIC ने D ऑप्शन में दिया है कि वो
जो प्रपोजल आपने किया था वो पोस्टपोन तो नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ यदि है तो ठीक है, नहीं तो आपको इन चारों के चारों कॉलम्स में नो भरना रहेगा। अभी आया जो कॉलम नंबर 7 है, उसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे पेरेंट के इंश्योरेंस के बारे में आया है। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इनका कितना इंश्योरेंस लिया हुआ है वो आपको दिखाना रहेगा पॉलिसी नंबर के साथ। देन यहाँ पे जो प्रपोजर है उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और प्रपोजर का सिग्नेचर यहाँ पे देना रहेगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और प्रपोजर का। अभी सेक्शन 2 पे हम जाते हैं। सेक्शन 2 में जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस है वहाँ पे किस कारण से लिया हुआ है, सेविंग के कारण से लिया हुआ है, रिस्क कवर के कारण से लिया हुआ है, सेविंग एंड रिस्क कवर के कारण से लिया है, जो भी कारण से लिया हुआ है वहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा, राइट का निशान लगाना रहेगा। देन प्लान कौन सा लिया है वो आपको दिखाना रहेगा। जैसे मान लीजिए 932 प्लान लिया है तो 932 चाइल्ड मनी बैक प्लान लिया है तो यहाँ पे प्लान नंबर लिखना रहेगा, कितने साल की टर्म है, देन प्रीमियम पेइंग टर्म है वो आपको दिखानी रहेगी, सम अश्योर्ड कितना है वो आपको दिखाना रहेगा, देन ईयरली मोड, हाफ ईयरली मोड, जो भी मोड है वो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। प्रीमियम वेवर बेनिफिट आपने लिया है तो आपको यहाँ पे यस करना रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट आपको यदि आप चाइल्ड पॉलिसीज़, माइनर के लिए पॉलिसीज़ ले रहे हैं तो 100% लेना चाहिए। और इसके साथ में फॉर्म नंबर 300 भी भरा जाता है। फॉर्म नंबर 300 इसके साथ में कंपलसरी रहेगा यदि आपने प्रीमियम वेवर बेनिफिट लिया है तो। देन एसएसएस मोड में पॉलिसी ली है तो यहाँ पे उसका आपको सैलरी स्लिप और एसआर नंबर और किस पेइंग अथॉरिटी कोड आपको लिखना रहेगा। देन आगे अपन आधार स्तंभ और आधारशिला का जो कॉलम दिया हुआ है, यदि ये पॉलिसी आपने ऊपर ली है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। यदि यस किया है तो पॉलिसी ली है तो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ तो नहीं ली हुई है वो आपको दिखाना रहेगा। आधार स्तंभ और आधारशिला में ही कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी है तो आपको दिखाना रहेगा, क्योंकि आधारशिला और आधार स्तंभ की जो पॉलिसी है वो 3 लाख से ज़्यादा की नहीं मिलती है। सेटलमेंट ऑप्शंस की मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे अभी LIC ने 2 सेटलमेंट्स अवेलेबल कर दिए हैं, डेथ सेटलमेंट और मैच्योरिटी सेटलमेंट। डेथ सेटलमेंट आप लेना चाहते हैं तो यस करिएगा, नहीं लेना चाहते हैं तो नो करिएगा। साइमल्टेनियसली प्रपोजल की मैं बात करूं तो ये बोलता है कि आपने इसके साथ में जो और कोई इसके ब्रदर सिस्टर की पॉलिसी तो नहीं रखी है, या खुद की पॉलिसी, या बच्चा जिसके नाम से पॉलिसी ले रहे हैं उसकी मदर की पॉलिसी तो नहीं रखी है, ये आपको दिखाना रहेगा ए और बी कॉलम में। तो यदि आपने साथ में पॉलिसी रखी है तो ये पॉलिसी नंबर आप उसका हो गया तो यस करके लिखना है, पॉलिसी नंबर लिख देना, नहीं तो उसका प्रपोजल नंबर लिख के आपको छोड़ देना है। देन कंसेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको आपने जो भी पॉलिसी समझाई है उसकी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस कस्टमर को समझ में आ गई है, यस आपको यहाँ पे लिखना है। देन दूसरा जो कॉलम है वेदर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द प्रपोज प्लान, यदि वो समझ में आ गया तो यहाँ पे आपको यस लिखना है, क्योंकि ये एजेंट को समझाना है तो यहाँ पे यस लिखना है। यदि ये समझ में नहीं आया तो ये पॉलिसी लेने का अधिकार उस कस्टमर को नहीं होगा और आप उसको पॉलिसी नहीं दे सकते, इसीलिए यहाँ पे आपको यस लिखना रहेगा। देन बैंक डिटेल्स यहाँ पे भर देनी है। देन सिग्नेचर ऑफ द प्रपोजर, यहाँ पे प्रपोजर का साइन करवा लेना है। जो पैसा दे रहा है, प्रपोजर मतलब जो पैसा दे रहा है उसका साइन करवा लेना है। हेल्थ हैबिट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे हेल्थ हैबिट्स आएंगी अभी। देन पर्सनल हेल्थ, अब यहाँ पे हाइट वेट की मैं बात करता हूँ तो आप यदि 5 साल हो गया है तो यहाँ पे हाइट वेट लिखना है। यदि किसी चाइल्ड का 5 साल हो गया तो यहाँ पे हाइट वेट लिखना है उसका। यदि 5 साल से छोटा है तो नहीं लिखना है। देन ड्यूरिंग द लास्ट 5 years डिड द असोर्ड कंसल्टेंट, मतलब 5 साल के अंदर उन्होंने कहीं से इलाज तो नहीं करवाया है उसका, उस माइनर लाइफ का, तो यहाँ पे नो लिखना है। यदि करवाया है तो यस लिखना है। देन सी कॉलम में कहीं हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं करवाया है, कहीं
लास्ट 5 ईयर्स में वो जहाँ भी स्कूल कॉलेज में जाता था उसके कारण, बीमारी के कारण एब्सेंट तो नहीं रहा है। देन डिजीज़ की हम बात करते हैं तो जैसे लंग्स का डिजीज़ है, यहाँ पे यदि कोई भी डिजीज़ है तो आपको दिखाना है, यस कर देना है उस कॉलम में। ये आपके पास टोटल 14 कॉलम्स हैं, उनमें यस कर देना है। जैसे 8th कॉलम में दिया हुआ है आइज का, यदि आइज का है तो राइट और लेफ्ट में कितना नंबर है चश्मे का वो आपको दिखाना है। कोई भी ऑपरेशन है तो वो आपको दिखाना है। देन 15 नंबर का जो कॉलम है उसमें एनी अदर डिजीज़, और कोई डिजीज़ है तो आपको डिस्क्रिप्शन देना है। देन एफ कॉलम की मैं बात करूं, ऊपर आपने यस कोई भी दिया है तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि किस कारण से क्या हुआ था और कौन से हॉस्पिटल में या किस कारण से हुआ था, वो आपको डिस्क्रिप्शन में देना है। देन व्हाट हैज़ बीन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ लाइफ टू बी अश्योर्ड। यहाँ पे हेल्थ कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ तो इसकी फैमिली हिस्ट्री की हेल्थ भी ली जाएगी। तो यहाँ पे इसकी हेल्थ गुड है, आपको गुड लिखना है। व्हाट कंडीशन ऑफ द हेल्थ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे हेल्थ की कंडीशन अच्छी है तो गुड लिख देना है अपने को, एवरेज है तो एवरेज लिख देना है, एक्सीलेंट है तो एक्सीलेंट लिख देना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे गुड लिखा है। देन फैमिली डिटेल्स की मैं बात करूँ कि फैमिली में किसी को कोई बीमारी तो नहीं थी तो वो आपको दिखाना रहेगा। जैसे यहाँ पे बात हुई है कि HIV है तो HIV आपको दिखाना है, हाई ब्लड प्रेशर है, कैंसर की कोई डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है तो यहाँ पे दिखाना है कि यस, और जिस भी फैमिली में जिसके भी ये डिजीज़ है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देना है और उसका रिलेशन क्या है वो आपको दिखाना है। देन नेक्स्ट अपन आगे जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री में आपको ये फैमिली हिस्ट्री आपको दिखानी रहेगी। फादर का एज क्या है, मदर का एज, ब्रदर एज, सिस्टर एज और उनकी हेल्थ की कंडीशंस क्या है वो आपको दिखाना रहेगा। देन सिग्नेचर ऑफ द प्रपोजर, यहाँ पे प्रपोजर का साइन लेना है। देन नीचे डिक्लेरेशन में यहाँ पे प्रपोजर का नाम लिखना रहेगा। डिक्लेरेशन में यहाँ पे प्रपोजर का नाम लिखना रहेगा आई, जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे प्रपोजर का नाम मैंने लिखा राजेश। देन ये कंटिन्यू करना है। देन अभी जो हम बात करेंगे कि ये सिग्नेचर आपने जिस दिन करवाया है उसकी डेट आपको यहाँ पे लिख देनी है और कौन से प्लेस पे, कहाँ पे, कौन सी सिटी में आपने सिग्नेचर करवाया है वहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे प्रपोजर का आपको साइन करवाना है और विटनेस में या तो उसके कोई पहचान वाला विटनेस है तो वहाँ पे उसका विटनेस करवाइएगा, नहीं तो जो एजेंट है वो विटनेस में कर देगा। ये विटनेस का सिग्नेचर, ये प्रपोजर का सिग्नेचर आपको यहाँ पे करवाना है। देन कंटिन्यू आगे अपन करते हैं। देन सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो भी फॉर्म भरता है, एक्सप्लेन किया है वो आपको लिखना रहेगा कि मैंने इसको जो भी समझाया है सही समझाया है। तो यहाँ पे डिक्लेरेंट का मतलब होता है कि एजेंट का सिग्नेचर आपको करना रहेगा, जो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे सिग्नेचर एजेंट का। देन नीचे जिस पॉलिसी आप जिसको समझा रहे हैं वो भी डिक्लेरेशन देगा कि मेरे को इस आदमी ने, तो यहाँ पे एजेंट का नाम, एजेंट नेम जो एक ब्लैंक जगह दी है वो, और यहाँ पे उसका कस्टमर का सिग्नेचर, इस एजेंट ने मेरे को ये चीज़ें समझाई है। यदि डिफरेंट लैंग्वेज में साइन करता है तो यहाँ पे जिस भी लैंग्वेज में आपने समझाया है और आपका सिग्नेचर यहाँ पे करना है कि मैंने इस लैंग्वेज में उसको समझाया है। देन सेक्शन 45, इसके बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे लाइफ एश्योर्ड का सिग्नेचर, यदि लाइफ एश्योर्ड सिग्नेचर करता है तो यहाँ पे लाइफ एश्योर्ड का सिग्नेचर करवाना है अपने को। मैं आपको जगह बता देता हूँ, ये लाइफ एश्योर्ड का सिग्नेचर यहाँ पे करवाना है। देन कंटिन्यू करना है। देन लाइफ एश्योर्ड का सिग्नेचर, यदि लाइफ एश्योर्ड सिग्नेचर करता है तो यहाँ पे लाइफ एश्योर्ड का सिग्नेचर करवाना है ये, और यहाँ पे एजेंट का सिग्नेचर करवाना है। देन कंटिन्यू करते हैं अपन। देन फाइन दिया हुआ फॉर माइनर लाइफ ओनली,
तो यहाँ पे ये जो प्रपोजल नंबर है ग्रांड सन, मतलब कौन प्रपोज कर रहा है उसके बारे में दिया जाएगा। देन विटनेस में आप एजेंट का विटनेस दे सकते हैं, या कोई और दूसरा विटनेस है तो आपको ये एजेंट का विटनेस दिया है, और यहाँ कस्टमर का सिग्नेचर आपको करवा लेना है। देन यहाँ पे आपको जहाँ पे भी आपने सिग्नेचर करवाया है, जो भी प्लेस पे, आपको प्लेस का देन डेट आपको लिखनी है, देन ईयर लिखना है। देन आपको ये जो सिग्नेचर ऑफ विटनेस है, यहाँ पे विटनेस का सिग्नेचर और यहाँ पे प्रपोजर का सिग्नेचर आपको करवा लेना है। जीवन तरुण पॉलिसी आपने ली है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि 4 ऑप्शन जीवन तरुण पॉलिसी में होते हैं, वो ऑप्शंस आपको चूज करना रहेगा। देन यहाँ इसके बाद में इसमें सिग्नेचर प्रपोजर का करवाना है कि कौन सा ऑप्शन उन्होंने चूज किया है। यदि डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो यस करना रहेगा, और ये इंस्टॉलमेंट में आपको लिख देना है। लास्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सिग्नेचर में आपको दिखा देता हूँ। ये आपको यहाँ पे प्रपोजर का सिग्नेचर, जो कि जीवन तरुण पॉलिसी आपने ली है। तो देन आगे डेथ सेटलमेंट ऑप्शन आपने लिया है, तो डेथ सेटलमेंट ऑप्शन का यस करना है, और कौन सा ऑप्शन आपने चूज किया है, कितना पहले पैसा आपको इमीडिएट लेना है या कितना पैसा आपको मंथली लेना है, या कितना परसेंटेज आपको लेना है, वो आपको डिस्क्रिप्शन कर देना है। देन यहाँ पे मान लीजिए नहीं लिया है तो नो लिख देना है, और लिया है तो यस आपको लिख देना है। 5 साल, 10 साल और 15 साल का डेथ सेटलमेंट ऑप्शंस दिया हुआ है। मेच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शंस भी यहाँ पे है, सेम प्रोसेस है उसका भी, वो आपको लेना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। देन नीचे डेट, कौन सी डेट पे आपने सिग्नेचर करवाया है, यहाँ पे डेट लिख देनी है, और प्लेस कहाँ पे सिग्नेचर करवाया है, सिग्नेचर ऑफ द प्रपोजर एंड लाइफ एश्योर्ड, यहाँ पे दोनों का सिग्नेचर करवा देना है। देन उनका नाम। तो दोस्तों ये हुआ अपना फॉर्म नंबर 360, जो कि आपको माइनर लाइफ के लिए फिल करना होता है। और यदि इसके बारे में कोई भी कंप्लेंट है या कोई भी और कुछ जानना है तो आपको मेरे को डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।